हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी पठानिया। तो आज हम अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी का प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले पार्ट में शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। दैट इज़ हमारे पास दो होते हैं, एक होता है अल्ट्रा फ्रीजिंग, एक होता है लायोफिलाइजेशन। सबसे पहले हम इस लेक्चर में हम अल्ट्रा फ्रीजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लायोफिलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड की अगर हम बात करें तो उसका मेन हमारे पास दो ही मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजिंग और सेकंड वन इज़ फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग मतलब फ्रीज़ भी करना है और ड्राई भी करना है, जिसको हम लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, सो हमारे ये वाले मेथड लेस लेबर इंटेंसिव होते हैं। दैट मीन्स हमें ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए होती है, लेबॉरेटरी स्पेस भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है और म्यूटेशन के इवेंट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ किससे कभी कभी म्यूटेशन हो भी सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर हमें इंक्यूबेशन, सपोज़ अगर हमें प्रिजर्वेशन उसकी करनी है तो हमें कुछ कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम ड्राइंग ऑफ कल्चर को हमें प्रिवेंट करना है तो हमें हर्मेटिक सीलिंग रखनी पड़ती है। हर्मेटिक सीलिंग मतलब एयर टाइट सीलिंग। और उसके बाद हमें डार्क में स्टोर करना पड़ता है, प्लस रूम टेम्परेचर में भी हम रख सकते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस, बट नॉट एट 37 बिकॉज वी नो एट 37 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। आफ्टर दैट सुटेबल प्रिजर्वेशन मीडिया, मतलब हमें ऐसे एक मीडिया यूज़ करना है जिसमें हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर सकें। सो अमंग दीज टू प्रिजर्वेशन मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजिंग। और इसका नाम ही बता रहा है कि हम इसमें अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रखते हैं, दैट इज़ -70 डिग्री सेल्सियस, और लोअर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड यूजिंग अल्ट्रा लो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फ्रीजर्स। दैट मीन्स हम ऐसे फ्रीजर्स यूज़ कर सकते हैं जिनका टेम्परेचर अल्ट्रा लो होता है, या हम लिक्विड नाइट्रोजन को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेटिव सच एज ग्लिसरॉल may reduce the risk of microorganism upon short एक्सपोजर टू हाइयर टेम्परेचर। अब आप एक बात सोचो, अगर हम भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें भी अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उनको अगर हम एकदम से ऐसा एक्सपोजर देंगे तो दे कैन डाई। तो इसलिए हमें क्रायो प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करना पड़ता है। क्रायो प्रिजर्वेटिव मतलब इतने लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस एक्सपोजर से बचाने के लिए हम कुछ एजेंट्स चूज़ करते हैं, सच एज ग्लिसरॉल। स्टोरेज वाइल्स, इसके लिए हम प्लास्टिक की यूज़ करते हैं या ग्लास की टाइप ऑफ, वो भी लिखा हुआ है कि कौन सी यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स भी यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, फ्रीजिंग प्रोसेस से, स्टोरेज से बचाने के लिए ड्यूरिंग स्टोरेज, डिफरेंट जो भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उससे बचाने के लिए। तो वायल्स और प्रोटेक्टिव एजेंट बहुत ज़रूरी है इस टेम्परेचर पे फ्रीज़ करके हमें स्टोर करने के लिए। तो 2 types of cryoprotective agents we can use, those that enter the cell or those that protect the cell from the external मिलाई ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो अंदर से करता है वो होता है DMSO, दैट इज़ ग्लिसरॉल एंड डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। और जो बाहर से करते हैं वो एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ क्रायोप्रोटेक्टिव, जो एक अंदर से सेल को प्रोटेक्ट करता है और एक होता है बाहर। अब आपको भी पता है सेल के अंदर भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं और सेल को बाहर से भी प्रोटेक्ट करना है, तो दोनों टाइप से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो दीज आर द यूनिवर्सल क्रायोप्रोटेक्टेंट इज़ DMSO। ये जो हमने ऊपर डिस्कस करा ना उसकी एग्जाम मतलब हमारे एजेंट्स का नाम लिखा हुआ है। ग्लिसरॉल 10%, ग्लिसरॉल ऑटोक्लेविंग, DMSO फिल्टरिंग के लिए, स्किम मिल्क 20% इन डिस्टिल्ड वाटर। तो इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट, जो हमारे टिश्यू को जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग प्रोटेक्ट करेगा। अब हमें अपना अगर ऑर्गेनिज़म को प्रिजर्व करना है, सबसे पहले हमें अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें कल्चर को अलो करना होता है कि वो अपने स्टेशनरी फेज़ तक जाए, जिस फेज़ के बाद वो ग्रोथ करना छोड़ देगा। उसके बाद हमें अपने ब्रॉड स्पेसिमेन और सेंट्रीफ्यूज, उसके बाद हमें उसे सेंट्रीफ्यूज करना होता है और उसके पैलेट को उठा के 2 to 5 ml के ब्रोथ के मीडिया में इनोकुलेट करना होता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ को प्रिजर्व करना होता है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग मेथड के बारे में कुछ बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ATCC, उन्होंने रेकमेंड करा है कि हमें अपने टिश्यू को फ्रीज़ करना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस डाउन पर मिनट। दैट मीन्स अगर आप 1 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस को डाउन करो ताकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई भी शॉक ना लगे और वो डाई
ना हो। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हेन ऑर्गेनिज्म आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हमें उन वायल्स को -60 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए रखना चाहिए, उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन में, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है तो उसको शॉक नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हम स्मॉल ग्लास बीड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम उन ग्लास बीड्स के साथ उनको प्रिजर्व कर सकें और अपना ऑर्गेनिज्म बाद में रिमूव कर सकें उससे। इसके बाद मैं आपको थॉइंग के बारे में बताना चाहती हूँ। थॉइंग इज़ द डैमेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होता है जब उनको फ्रोज़न स्टेट से वार्म अप करा जाता है, ठीक है। दैट डैमेज इज़ कॉल्ड एज थॉइंग। सो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसमें ये चीज़ें होती हैं वो होती है -40 एंड -5 डिग्री सेल्सियस पे। स्टॉल्ड वायर शुड बी वार्म रैपिडली इन द 35 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ अंटिल ऑल आइस हैज़ अपीयर। तो हमें वाटर बाथ के थ्रू उसको वार्म करना चाहिए जब तक सारी आइस डिसअपेयर ना हो जाए। वंस अ वायल इज थॉड इट शुड बी ओपन एंड द ऑर्गेनिज्म शुड बी ट्रांसफर टू द अप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडियम। जब ये थोइंग हो जाए, जब हम उसको वार्म अप कर दें, उसके बाद हमें उसको अप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडियम में, ताकि फर्दर हम उसकी ग्रोथ करवा सकें। इस दौरान हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये जो शॉक उसको वार्म अप से फ्रोज़न स्टेट और फ्रोज़न स्टेट से वार्म अप करते टाइम लगता है, उसकी वजह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सकता है और हमारी स्टडी ख़राब हो सकती है, और दैट मीन्स हमारे पास एक स्पीशी लॉस हो जाएगी। तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। So this is all about the first part of long-term preservation method. We are going to discuss about lyophilization in the next presentation. So this is all about it. Thank you so much guys. If having any query you can ask.